हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम रोशनी मंत्रा चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन। हाँ दोस्तों, मेरा 6 महीने पहले एक लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था। एक्चुअली मेरे एब्डोमेन में एक छोटी सी सिस्ट थी, छोटी तो नहीं कह सकते, 5 सेंटीमीटर की सिस्ट थी, जिसे हम आम भाषा में पानी की गांठ बोलते हैं। वो अपने ओवेरियन सिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन है, सबको होती है और मेडिसिन से निकल भी जाती है। लेकिन मुझे ओवेरियन सिस्ट ना हो के पैरा ओवेरियन सिस्ट थी, जो कि मेडिसिन से नहीं निकलती। उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ती है, लेप्रोस्कोपी करानी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। तो मुझे बहुत ही कम वीडियोस मिले, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये सब शेयर करना नहीं चाहती थी। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तब तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि ये सब बात मैं आके आपके साथ शेयर करूँ। और आज बहुत टाइम होने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। और मैं यहाँ एक बात आपको बिल्कुल बता देना चाहती हूँ कि मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और मुझे डर था कि मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाऊंगी तो सब लोग पता नहीं कैसे कमेंट कर देंगे, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। लेकिन असल में जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली जब सबसे पहले मुझे पता चला कि मुझे कुछ सिस्ट जैसा है, तब मैं प्रेग्नेंट थी। हालांकि वो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाई, क्योंकि उसमें फीटस का ग्रो नहीं था और डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन के लिए कह दिया था। क्योंकि मेरे 2 के ऊपर मंथ हो गए थे, इसीलिए मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। तो पिछले साल जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी पहली ही सोनोग्राफी थी और मैं डॉक्टर के पास गई, तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी में बड़ी बड़ी सिस्ट है और उसी के साथ आप प्रेग्नेंट भी हो। लेकिन तब तो डॉक्टर ने बताया था कि ये एक बहुत ही आम बात है, जब बेबी ग्रो करेगा तो सिस्ट बिल्कुल बैठ जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 महीने और 8 दिन के बाद मेरी प्रेगनेंसी का ग्रोथ रुक गया था। बेबी की हार्ट बीट तो आ गई थी, लेकिन आके फिर रुक गई थी और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। ये प्रेगनेंसी में अब कोई ग्रो नहीं है बेबी का और इसे रख के हमें कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर ने ये तो नहीं बोला था कि आपको सिस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो थी कि मेरे दोनों ओवरीज में सिस्ट थी और उसी के साथ मेरी प्रेगनेंसी थी। तो वो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाई और मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। और फिर अबॉर्शन के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपकी जो सिस्ट है उस पर हम वर्क करेंगे। तो हमने पहले मेडिसिन से बहुत ट्राई किया कि सिस्ट पिघल जाए, सिस्ट पिघल जाए। लेफ्ट साइड की जो सिस्ट थी वो तो मेरी मेडिसिन से निकल ही गई थी, लेकिन जो राइट साइड की सिस्ट थी वो नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा था कि निकल जाएगी, टाइम रहते रहते निकल जाएगी। मैंने 8 से 9 महीने मेडिसिन से ट्राई किया, डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया कि मेडिसिन से निकल जाए, लेकिन सिस्ट ना ही निकल रही थी ना ही छोटी हो रही थी। तब मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हाइड्रोसल्पिंग्स का बताया गया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको इन सब के बारे में पता है या नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको पता होगा। हाइड्रोसल्पिंग्स में आपकी फेलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है, उसे हाइड्रोसल्पिंग्स कहते हैं। हालांकि मेरी लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब बहुत बढ़िया थे, सब कुछ अच्छे से काम कर रहे थे। मैं अभी भी आपको ये बात बताना चाहती हूँ एक बार और कि मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। और फिर जब हाइड्रोसल्पिंग्स रिपोर्ट में आया तब डॉक्टर ने बोला कि आपको लेप्रोस्कोपी ही करवानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और अगर डॉक्टर्स की बात मानी जाए तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर्स ही थे, वो हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं ही देते। तो फ्रेंड्स, जब मुझे पता चला कि मेरी लेप्रोस्कोपी होनी है तो मैं बहुत 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 ज़्यादा डर गई थी। माना कि ये लेप्रोस्कोपी है, लेकिन है तो ये एक सर्जरी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हालांकि मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका था, तो मुझे ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन ये एक सर्जरी होने वाली थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब खराब हो गई होगी तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो ये बात सुन के तो मैं बहुत ही डर गई थी और ये सब प्रेशर हैंडल करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो आप समझ ही सकते होगे कि उस वक्त मैं आपके साथ ये सब शेयर नहीं कर सकती थी और मैं ना ही करना चाहती थी और ना मैं मेंटली प्रिपेयर थी। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक हो गया है उसके बाद मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरी लेप्रोस्कोपी को काफ़ी टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए हैं और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब आते हैं लेप्रोस्कोपी की प्रोसेस के ऊपर, उसमें क्या होता है, कितना कॉस्ट होता है
और हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर को पूछ लिया था कि क्या मेरी लेप्रोस्कोपी होगी तो मुझे उसी दिन डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं। तो डॉक्टर ने बोला आप एक दिन की तैयारी करके आना, और डॉक्टर ने जो डेट दी थी उस सुबह में ही मेरा ऑपरेशन होने वाला था। और उस दिन मैं बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है। सब लोगों ने बोला कि आप चिंता मत करना, चिंता मत करना। मैंने भी भगवान से बहुत प्रार्थना की, हे भगवान जो हो अच्छा हो, सब कुछ मुझे हिम्मत देना, मुझे शक्ति देना। और आखिरकार वो दिन आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको लेप्रोस्कोपी की प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। अगर किसी महिला को ओवेरियन सिस्ट है और उसका ऑपरेशन करना होता है तो वो नॉर्मल गायनेक डॉक्टर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी कुछ ऑपरेशन होती है तो उसे सर्जन डॉक्टर ही ऑपरेट करते हैं। तो मेरा भी ऐसा हुआ था, मुझे सर्जन डॉक्टर ने ही ऑपरेट किया था। और आज जब मेरा ऑपरेशन हो गया है तब मैं बताती हूँ कि लेप्रोस्कोपी में ऐसी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस होता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपको बेहोश किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, लेकिन हाँ जब आपको होश आता है तब आपको पता चल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेशन एक सर्जन करता है, तो मैंने मेरी लेप्रोस्कोपी एक एवरेज हॉस्पिटल में करवाई थी, जिसका कॉस्ट मुझे 40K यानी कि 40,000 रुपये पड़ा था। एनेस्थीसिया मिलाकर, एनेस्थीसिया का अलग चार्ज लेते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में अलग अलग रूल्स होते हैं, एनेस्थीसिया का अलग लेते हैं, ऑपरेशन का अलग लेते हैं, दवाइयों का अलग लेते हैं। मैं आपको टोटल बता रही हूँ। टोटल 40,000 हुए थे एवरेज हॉस्पिटल में। बड़ी हॉस्पिटल का मुझे नहीं पता है कि उसमें कितना खर्चा आता है, कितना कॉस्ट होता है। हालांकि मैं जिस डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो हमारे एक फैमिली डॉक्टर है। मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करती है, और मेरी लेप्रोस्कोपी में भी मेरी मम्मी मेरी साथ ही रही थी। और उससे पहले जब मेरा अबॉर्शन हुआ था तब भी मेरी मम्मी मेरे साथ थी। और आपको तैयारी क्या करके जाना है, कुछ भी तैयारी करके नहीं जाना है उसमें, जैसे हम नॉर्मल जाते हैं। एक्चुअली लेप्रोस्कोपी एक बहुत ही नॉर्मल सर्जरी है और उसमें आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोग तो 2 या 3 दिन में ही रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोग को 15-20 दिन लगते हैं। मुझे काफ़ी टाइम लगा था। मैं आपको बता दूं कि मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम रही है और उसी वजह से मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, और इसीलिए मुझे रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन नॉर्मल लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4, 5 या 10 दिन में तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और एक मास्क भी पहनाया जाता है, और उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद आप गहरी नींद में सो जाते हो, बिल्कुल ऐसे सो जाते हो। और उसके बाद आपको तब होश आता है जब आपका पूरा लेप्रोस्कोपी हो चुका होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे एनेस्थीसिया दिया और फिर मैं सो गई। और मुझे जब होश आया तो तब मुझे डॉक्टर ऐसे ऐसे मार रहे थे, बोल रहे थे आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। तो मैं बोलना तो चाह रही थी मेरा नाम, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी। डॉक्टर्स का भी ये फ़र्ज रहता है कि पेशेंट जब तक पूरी तरह से होश में ना आ जाए तो उसे होश में लाया जाता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और एनेस्थीसिया सबकी बॉडी पे अलग अलग वर्क करता है। को लॉन्ग टाइम तक एनेस्थीसिया का असर रहता है तो किसी को शॉर्ट टाइम तक। और मैं आपको बता दूं मेरे 3 स्टिचेस लगे हुए थे। और मुझे जब सबसे पहले होश आया तो मैंने मम्मी से यही पूछा कि मम्मी क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन ठीक से तो हुआ ना, फेलोपियन ट्यूब ठीक है या नहीं, हाँ क्या हुआ बताओ। तब मेरी मम्मी ने बोला बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी फेलोपियन ट्यूब सही है, आपकी बोथ ओवरीज नॉर्मल है और सब कुछ नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप सिर्फ आराम करो। भी मुझे नहीं पता था कि ये सिस्ट थी या हाइड्रोसल्पिंग्स थी, क्योंकि जब आखिरी बार मैंने रिपोर्ट देखा तो तब मुझे हाइड्रोसल्पिंग्स ही बता रहे थे। लेकिन जब होश आया और सबसे बातचीत की तब मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि आपकी फेलोपियन ट्यूब से जॉइंट एक सिस्ट थी जिसे पैरा ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। वो एक ओवेरियन सिस्ट है लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब से जॉइंट होती है, इसीलिए उसे पैरा ओवेरियन सिस्ट कहते हैं और वो दवाई से नहीं निकलती। उसके लिए आपको लेप्रोस्कोपी कराना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या था, बहुत सारा रेस्ट करना था, जो मैंने किया। पेन होता है लेकिन आपको डॉक्टर बहुत भारी भारी वाली पेन किलर्स देते हैं जिससे आपको पेन का बिल्कुल पता नहीं चलता। 4 से 5 दिन पेन होता है और डॉक्टर भी 1 वीक की ही दवाई देते हैं और फिर उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। और स्टिचेस के ऊपर भी जो पट्टी लगाते हैं वो भी बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है, आप नहा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल इंसान है वैसे ही आप भी होते हो। सिर्फ आपको बेड रेस्ट लेना होता है, आपको आराम करना होता है। और फिर आगे बात रही प्रेगनेंसी प्लानिंग की, तो जब आपकी लेप्रोस्कोपी को 8 या 10 दिन हो जाते हैं तो आपको एक बार और विजिट के लिए जाना पड़ता है कि आपके स्टिचेस नॉर्मल तो है, वो पक नहीं गए या फिर उसमें कुछ इन्फेक्शन जैसा कुछ हो तो नहीं गया। और आपकी पट्टियाँ भी डॉक्टर निकाल के दूसरी लगाते हैं। तो जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास विजिट के लिए गई तब डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि बेटा आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब आप प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकती हो, आपका बॉडी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है
और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तब आप कंसीव कर सकते हो। और आपकी एज भी नहीं है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर यही बात बार बार बोलते थे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर कोई महिला इससे जूझ रही है तो मैं उसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हालांकि स्ट्रेस तो आ ही जाता है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको पॉजिटिव रहना है कि मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी। मैं भी यही सोचती थी कि मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी, और आज मैं ठीक हो गई। अब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आप कभी भी बेबी प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, लेकिन मैं आपके साथ पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी टॉपिक छूट जाए। तो दोस्तों, यही एक वजह थी कि मैंने यूट्यूब से इतना लंबा ब्रेक लिया था। लेकिन आज मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मेंटली भी प्रिपेयर हूँ कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए हेयर स्टाइल और दूसरी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।